माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ बैंक, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, बैंक का इतिहास। तो चलिए इतिहास के पन्ने पलट के देखते हैं बैंकों का क्या इतिहास था। बैंक के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि बैंक शब्द कहाँ से आया। तो बैंक बहुत प्राचीन काल से चलन में है, बहुत पुराने समय से ये प्रयोग किया जा रहा है ये शब्द। और इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई ये बताते हैं हम कि कुछ विद्वानों का मानना है कि बैंक शब्द इटली के बैंको, बैंकस, बैंक्यू शब्द से हुई है। इन सभी का मतलब है बेंच से। ऐसा बताया जाता है इस संदर्भ में कि पहले इटली के व्यापारी बाज़ार में जाकर इन्हीं बेंचों पर बैठ के व्यापार किया करते थे। रुपए का लेन देन इन्हीं बेंचों पर बैठ के किया करते थे। ऐसा बताया जाता है कि बैंको शब्द इसी शब्द से लिया गया है, बेंच से। और समय बढ़ता गया, लोग एक दूसरे से मिलते गए और इन्होंने बैंकों का नाम बदल के बैंक कर दिया, ठीक। और इस तरह बैंक शब्द चलन में आया, साधारण भाषा में प्रयोग लोग करने लगे। और इसलिए ये बताया जाता है कि बैंक उन संस्थाओं को कहा जाने लगा जो मुद्रे का यानी कि रुपए पैसे का लेन देन करती थी। और इस तरह बैंक शब्द अस्तित्व में आया, ठीक है। आगे हम ये जानेंगे कि बैंकिंग का कार्य कब से प्रारंभ हुआ और बैंकें कब से अपने अस्तित्व में आईं, ठीक। इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली बैंकों की स्थापना इटली में हुई है, जो बैंक स्थापित हुए हैं। बैंकिंग का कार्य तो पहले हुआ लेकिन जो बैंकें स्थापित हुई वो इटली में। आगे बढ़ते हैं। यह वह समय था जब बार्टर सिस्टम चल रहा था, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। व्यक्ति इस प्रणाली का प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता था, मतलब अपने पास रखी कम आवश्यक वस्तु दे के अधिक आवश्यक वस्तु प्राप्त करता था और ऐसे उनका जीवन चल रहा था। और छोटा मोटा व्यापार भी इससे किया जा सकता था इस प्रणाली के प्रयोग से। लेकिन बड़े व्यापार करने के लिए यह प्रणाली सार्थक नहीं थी, क्योंकि बड़े व्यापार में मीडियम ऑफ एक्सचेंज की दिक्कत हो रही थी कि अगर ज़्यादा वस्तु खरीदनी है तो वस्तु ही देनी पड़ती थी। इसके लिए ये एक समस्या थी। तो व्यापारियों ने सोचा, मर्चेंट ने सोचा कि क्यों ना हमें कोई ऐसा वस्तु को मुद्रा मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाना चाहिए जो मूल्यवान भी हो और सबको स्वीकार हो, यानी कि कॉमन कमर्शियल टूल, जिसे हम व्यापार में यूज़ कर सके और वो सबको स्वीकार हो और मूल्यवान हो, टिकाऊ हो, जिससे हम कम वस्तु दे के अधिक वस्तुएं प्राप्त करें। और उस समय गोल्ड कॉइन्स यानी कि स्वर्ण मुद्राओं का चलन था, लोग उनका प्रयोग करते थे और वो मूल्यवान भी थी। तो इसलिए व्यापारियों ने उन्हें स्वर्ण मुद्राओं को अपने व्यापार में शामिल किया और शुरू किया व्यापार। और ये बैंकिंग की शुरुआत केवल दो लोगों की वजह से हुई है, एक मर्चेंट और दूसरा गोल्ड स्मिथ, यानी कि व्यापारी और सुनार। इनकी वजह से ये बैंकिंग का कार्य अस्तित्व में आया। अब वो मैं कैसे बताऊंगा। मर्चेंट जो था वो व्यापार करने लगा और व्यापार के लिए गोल्ड कॉइन्स को माध्यम बनाने लगा भुगतान के लिए। अब ऐसे धीमे धीमे व्यापार करने लगा, उसका व्यापार बढ़ता गया और वो पैसा मतलब कि सिक्के इकट्ठा करते गया। लेकिन व्यापारियों के पास एक समस्या ये आ गई कि अब वो व्यापार करने के लिए बाहर जाए तो ना तो वो अपने साथ वो गोल्ड कॉइन्स ले जा सकता है और ना ही घर में रख सकता है, सेफ्टी के लिहाज से, मतलब कि सुरक्षा भी तो देखनी पड़ेगी। तो उन्होंने ये कहा कि कोई ना इन सिक्कों को कोई ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पर ये सेफ़ रहें और हम लोग बाहर जाके व्यापार कर सकते हैं, दूसरे देशों में जाके ज़्यादा अच्छे से। तो इसके लिए उन्होंने क्या, गोल्ड स्मिथ सुनार के पास संपर्क किया और उनसे अप्रोच की कि ये मेरे सिक्के रख ले अपने सेफ्टी वॉल्ट, क्योंकि उस समय सेफ्टी वॉल्ट केवल गोल्ड स्मिथ के पास होते थे जिसमें वो अपना सोना रखते थे। तो गोल्ड स्मिथ ने सोचा चलो ठीक है भाई, ये लोग व्यापार के लिए जा रहे हैं तो हम इनका सोना रख लेते हैं, और गोल्ड स्मिथ राजी हो जाते हैं सोना रखने के लिए, ठीक। अब भाई जब सोना रख लेते हैं
तो गोल्डस्मिथ सोचते हैं कि इनका सोना मैं अपने सेफ्टी वॉल्ट में रख लेता हूँ, लेकिन ये खामखाई पड़ा है, इसका कोई यूज़ तो हो नहीं रहा है, आइडल पड़ा है। तो क्यों ना इस आइडल पड़े मतलब बेकार पड़े गोल्ड कॉइन्स को मैं उधार देना चालू कर दूँ, दूसरे को देना चालू कर दूँ, उसका काम हो जाएगा और मुझे भी इंटरेस्ट के रूप में कुछ ब्याज मिल जाएगा। तो उन्होंने गोल्ड कॉइन्स यानी कि स्वर्ण मुद्राओं की उधार देना चालू कर दी, यानी कि लेंडिंग चालू कर दी। ठीक, अब इससे हुआ क्या कि इससे उनको इंटरेस्ट मिलने लगा और उनका व्यापार बढ़ने लगा और गोल्डस्मिथ और मतलब कि इनकरेज हुए इस काम को करने के लिए। अब वो अपने ब्याज का कुछ पार्ट व्यापारियों को दे देते, मर्चेंट को दे देते थे एज इंसेंटिव कि वो इनकरेज हों और डिपॉजिट करें और डिपॉजिट करें। ठीक, इससे दोनों लोग खुश हो गए। तो इस तरह बैंकिंग का कार्य प्रारंभ हुआ, यानी कि डिपॉजिट करना और लेंडिंग करना, यानी कि जमा कराना और सिक्के को और स्वर्ण मुद्राओं को उधार देना। ठीक, और जो मर्चेंट होते हैं वो इससे और डिपॉजिट करते थे कि उन्हें सेफ्टी मिल रही है और ऊपर से उन्हें इंटरेस्ट भी मिला, तो दो फ़ायदे होते थे उनको। और गोल्डस्मिथ को भी दो फायदे, जैसे गोल्डस्मिथ के पास ज़्यादा लोग डिपॉजिट करने आ गए और दूसरा उनका इंटरेस्ट भी इसीलिए बढ़ने लगा क्योंकि वो इंटरेस्ट का कुछ पार्ट मर्चेंट यानी कि व्यापारी को दे देते हैं। अब आधुनिक बैंक की बात करें, आधुनिक बैंक की शुरुआत 1400 के आसपास हुई। वो वर्ल्ड का सबसे पुराना बैंक है, वो बैंक ऑफ सेंट जॉर्ज है, जो कि 1407 में स्थापित हुआ था इटली में। ठीक, लेकिन वो इस समय डिफंक्ट है, कार्य में नहीं है। ठीक, और वर्ल्ड का सबसे पुराना और सर्वाइविंग बैंक है मोंटे दी पाची, जो कि इटली में इस्टेब्लिश हुआ है और 1472 में। ठीक, और इस तरह बहुत सारे बैंक्स पूरे यूरोप में खुलते चले गए और बैंकिंग का कार्य पूरे यूरोप में फैल गया। ठीक, लेकिन जो कॉमर्शियल बैंक्स की शुरुआत हुई है, कॉमर्शियल बैंक की शुरुआत इंग्लैंड में हुई है और फिर धीमे धीमे पूरे वर्ल्ड में चालू हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम ये जानेंगे कि भारत में बैंकिंग सिस्टम और बैंक आए कैसे। लेकिन वो जानने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा इसी के संदर्भ में कि इंग्लैंड की एक प्राइवेट कंपनी इंडिया आती है और ट्रेड करना स्टार्ट करती है और थोड़ा थोड़ा उसी के थ्रू बैंकिंग सिस्टम भी अपने इंडिया में आता है। और वो कंपनी होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो इंग्लैंड की कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में और साउथर्न ईस्टर्न एशिया में ट्रेड करने के इरादे से आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी महारानी एलिजाबेथ के पास जाती है, उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे मोनोपोली चाहिए इंडिया में ट्रेड करने के लिए और मैं आपको टैक्स दूंगा, तो वो आपको रेवेन्यू बढ़ेगा इससे। तो महारानी एलिजाबेथ मान जाती हैं और उन्हें परमिशन दे देती हैं ट्रेड करने के लिए, मोनोपोली दे देती हैं कि ट्रेड करने के लिए, और कि आप जाइए और कोई इंग्लैंड की कंपनी इंडिया में ट्रेड नहीं करेगी। और वो चली जाती ईस्ट इंडिया कंपनी परमिशन लेके। और 1600 में 31 दिसंबर 1600 में ये कंपनी बाय पासिंग ए रॉयल चार्टर इनकॉर्पोरेट हो जाती है, बन जाती है। और ये एक मोनोपोलिस्ट ट्रेडिंग बॉडी होती है इंग्लैंड की, जो ईस्टर्न एशिया और इंडिया में ट्रेड करती है स्पाइसेस का। और 24 अगस्त 1608 में ये कंपनी भारत में प्रवेश करती है। 24 अगस्त 1608 में ये कंपनी भारत आती है और ट्रेड करना चालू कर देती है अपना बिज़नेस बढ़ाने लगती है, इसका बिज़नेस बढ़ने लगता है। और 3 क्षेत्र होते हैं जिसमें अपना बिज़नेस ज़्यादा बढ़ाती है, एक बंगाल, एक मद्रास और एक बॉम्बे। इन जगहों पे इसका ट्रेड ज़्यादा चलने लगता है। तो इनको लगता है, शुरुआत में तो इनकी ये हिसाब किताब और ये सब एजेंसी हाउसेस देखते थे, पैसे से संबंधित जो भी होता था। लेकिन जब ट्रेड बढ़ने लगता है तो इनको लगता है कि मुझे कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो इस सबको संभाले और कंट्री के भी लिए कुछ थोड़ा काम करे बैंकिंग के लिहाज से। और यहाँ से ही बैंकिंग की उत्पत्ति होती है, यहीं से समझिए बैंकिंग सिस्टम आता है और थोड़ा थोड़ा काम करने लगता है। अब देश में सबसे बड़ा और प्रथम बैंक स्थापित हुआ जिसने
कंपनी के हिसाब किताब को देखना चालू किया और उनको व्यापार करने में भी मदद की। ठीक है। सन 1770 ईस्वी में अलेक्जेंडर एंड कंपनी नाम के एजेंसी हाउस ने भारत में आधुनिक तरीके से सबसे पहला बैंक स्थापित किया और उस बैंक का नाम था द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक। यह बैंक 1770 से लेकर 1832 तक चला और फिर बंद हो गया। 1770 से लेकर 1870 के बीच में लगभग 39 बैंक स्थापित हुए और उनमें से बहुत सारे बैंक, ज़्यादातर बैंक बंद हो गए। ठीक। लेकिन इन बैंकों खुलने से ये हुआ कि बैंकिंग व्यवस्था की अपने भारत में नींव पड़ गई और उसके बाद आधुनिक तरीके से नए नए बैंक स्थापित होने लगे। ठीक। लेकिन बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के लिए भी काम किया और कुछ डिपॉजिट भी लोगों से जमा करती थी और कभी लोन भी ग्रांट करती थी। ठीक। भारत में 3 ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का व्यापार तेज़ी से बढ़ा और वहाँ पर उनके ट्रेडिंग सेंटर भी इस्टेब्लिश थे पहले से। ठीक है। और इन 3 क्षेत्रों को प्रेसिडेंसी टाउन्स के नाम से भी जाना जाता है। उसमें सबसे प्रमुख है बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तीसरा है मद्रास प्रेसिडेंसी। तो इन जगहों पर उनका व्यापार तेज़ी से बढ़ा। तो इंग्लैंड की तरफ से प्रेशर बनाया जाने लगा कि आप अपना एक बैंक इस्टेब्लिश करिए जो प्रेसिडेंसी बैंक्स के नाम से जाना जाए। ठीक। इसलिए 1806 में एक बैंक की स्थापना की गई जिसका नाम है बैंक ऑफ कलकत्ता और 1809 में उसका नाम बदल के बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। ठीक है। और ये फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक है, ठीक, कहलाई गई। और इस बैंक का काम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे उधार देने में मदद करना और उसके ऑपरेशन को, मतलब कि ट्रेडिंग ऑपरेशन को चलाने में भी मदद करना। ठीक। और कुछ समय बाद जब ये बैंक चल गई तो दूसरी बैंक स्थापित हुई, उसका नाम है बैंक ऑफ बॉम्बे। वॉज द सेकेंड ऑफ द 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 15th of April 1840। ओके। और उसके 3 साल बाद एक और नई बैंक स्थापित की गई, उसका नाम है बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक ओवरऑल इस्टेब्लिश की गई और ये 1 जुलाई 1843 को इस्टेब्लिश की गई थी। इन 3 प्रेसिडेंसी बैंकों ने अपना काम ठीक से करना चालू कर दिया और सब कुछ ठीक चल रहा था, गाड़ी पटरी पर चल रही थी। ठीक। फिर 1860 में एक एक्ट पास होता है जॉइंट स्टॉक कैपिटल एक्ट 1816, जिसके मुताबिक अब 10-15 लोग पैसे इकट्ठा करके भी कैपिटल इकट्ठा करके अपनी बैंक इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक। और जो सबसे पुरानी ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक है वो है इलाहाबाद बैंक, जो 24 अप्रैल 1865 को स्थापित हुई थी एक यूरोपियन ग्रुप के द्वारा। ठीक है। और फिर एक नेक्स्ट बैंक इस्टेब्लिश होती है अवध कमर्शियल बैंक। ये 1881 में स्थापित होती है और ये भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर फैजाबाद में है और अवध कमर्शियल बैंक भारत का पहला बैंक था जिसके सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडियंस थे। ठीक है। इसकी खास बात यही है। नेक्स्ट बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। ये पहला भारतीय बैंक है जो इंडियन कैपिटल के साथ इस्टेब्लिश हुआ, यानी कि जिसमें पूंजी भारतीयों की थी, प्रबंध भी भारतीयों का था। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1894 में हुई। ठीक है। और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति थे दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। ठीक। और ये ट्रूली नेशनल बैंक था जो देश की इकोनॉमी के लिए बनाया गया था, मतलब कि इकोनॉमी को ध्यान में रख के बनाया गया था कि देश के हित में काम करे। ये अवध कमर्शियल बैंक केवल मैनेजमेंट था, उसमें कैपिटल दूसरे की थी, यानी कि प्राइवेट कंपनीज की थी, लेकिन ये कैपिटल भी इंडियन थी और मैनेजमेंट भी इंडियन का था। ठीक। पंजाब नेशनल बैंक आज भी सर्वाइव कर रही है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, यानी कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सेकेंड नंबर की लार्जेस्ट बैंक है। ठीक। उसके बीच में बहुत सारे बैंक्स खुले हैं। कुछ प्रमुख बैंक हैं जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला एक बैंक था जो बैंक ऑफ इंडिया के नाम से खुला, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक। और ये एक प्राइवेट बैंक था।
उसके बाद एक और बैंक खुला, केनरा बैंक, और इसकी स्थापना 1906 में हुई। और ये बैंक खुलने के बाद फिर इसी साल एक और बैंक खुला जिसका नाम था कॉरपोरेशन बैंक, ठीक। और इसकी स्थापना भी 1906 में ही हुई। एक साल में 3 बैंक खुले जो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। फिर इंडियन बैंक खुला जिसकी स्थापना 1907 में हुई। और एक और बैंक फिर खुला, पंजाब एंड सिंध बैंक, इसकी स्थापना 1908 में हुई, ठीक है। और फिर एक और बैंक खुला जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना 1908 में ही हुई। और फिर एक बैंक खुलता है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1911 में खुला। और इसके बाद ये बैंकों के खुलने का सिलसिला चलता रहा, ठीक। और इस दरमियान आ गई एक बड़ी आफत, क्या? वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, जिससे चलते बहुत सारे व्यापार डूब गए, बहुत सारे बिजनेस को लॉस हुआ। और इसके चलते बैंकों को भी संकट का सामना करना पड़ा। और जो जमाएं थी उनके पास, तो वहाँ के कस्टमर आके उनसे अपने डिपॉज़िट को मांगने लगे, क्योंकि युद्ध की कोई सीमा तो थी नहीं, कब तक चलेगा, ठीक है। और इसके चक्कर में बहुत सारे बैंक डूब गए और कुछ बैंक बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाए, ठीक। इस 4-5 सालों में भारत में लगभग 87 बैंक फेल हो गए। और जब 1918 में युद्ध ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, तो एक बैंक स्थापित होता है बीच में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 1919 में, ठीक। उसके बाद सन 1920 में, अगले साल, इंग्लैंड की सरकार ये पूछती है, भाई कि आपका क्या चल रहा है, आपके यहाँ बैंकें क्यों इतनी जल्दी जल्दी बंद हो जाती हैं? तो यहाँ के गवर्नर कहने लगे, सर हम कोशिश तो करते हैं पूरी, लेकिन बस दिक्कत यही होती है कि हमारा इनके ऊपर ध्यान रहता है, लेकिन इतना ध्यान नहीं रहता है, तो ये लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं। तो इनके लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो इनको कंट्रोल कर सके, इनको ध्यान रख सके और इनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करे जिसके अकॉर्डिंग ये लोग काम करें। तो कहने ठीक है। फिर तत्कालीन सरकार ने एक कमेटी बनाई, हिल्टन यंग कमीशन और रॉयल कमीशन, और इसको काम सौंपा गया कि आप भाई पता लगाइए कि ये बैंक इतनी फ्रिक्वेंटली बंद क्यों हो जाती, क्या दिक्कत आ रही है इनको, ठीक है। तो इनको ये काम दिया गया सरकार के द्वारा। और अगले साल 1921 में सरकार ने सोचा कि ये कमेटी जब रिपोर्ट देगी तब देगी, लेकिन हमें पहले प्रेसिडेंसी बैंक्स को बचाना चाहिए, ठीक है। उनको अमलगमेट कर दिया जाए, उनको एक में मिला दिया जाए। जैसे एक लकड़ी हो तो आसानी से टूट सकती है, लेकिन अगर 2-3 लकड़ी हो तो आसानी से नहीं टूटती हैं। एक में इनको कर देंगे तो इनकी पूंजी बढ़ जाएगी और इनको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो उन्होंने बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर एक बैंक फॉर्म की जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये बैंक बनाई थी सन 1921 में, ठीक है। ये 27 जनवरी 1921 में इन बैंकों को मिला के एक बैंक फॉर्म की इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और 6 साल बाद हिल्टन यंग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट की सौंपी और कहा सर कि यहाँ पर एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूप में, जो कमर्शियल बैंक को गाइड करेंगे और उनके ऊपर कंट्रोल रखेंगे। ये रिपोर्ट 4 अगस्त 1926 को सौंपी थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा चलो देखते हैं अगर आगे लगता। क्यों? क्योंकि काम उनका चल रहा था, बैंकें स्मूथली काम करने लगी थी, कोई दिक्कत आ नहीं रही थी, उन्होंने इतना गौर किया नहीं और गाड़ी पटरी पर आराम से चल रही थी, कोई दिक्कत आ नहीं रही थी। अब सडनली एक प्रॉब्लम आ जाती है, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 30s, तीसा की मंदी। यह मंदी सन 1929 से लगाकर 1930 के दरमियान आती है और ये यूएसए से चालू होती है और लगभग पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। ये इकोनॉमिक डिप्रेशन ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड में जाता है और कुछ हद तक इंडिया में भी इंडिया को भी मतलब प्रभावित करता है और इससे बैंकें भी प्रभावित होती हैं और फिर बैंकें शट डाउन होना चाहती है, बंद होने लगती हैं क्योंकि लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के पास मतलब कि बिज़नेस ठप हो जाता है, लोगों के पास गरीबी आ जाती है, पैसे बिल्कुल नहीं रह जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या थी
और कुछ कंट्रीज़ की तो इकोनॉमी माइनस में चली जाती हैं और बड़ी मुश्किल से वो लोग कुछ समय बाद अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। 1913 और 1936 के बीच में लगभग 480 बैंक फेल हो जाते हैं। तो सरकार को ध्यान आता है कि हमारे पास हिल्टन यंग कमीशन की वो रिपोर्ट तो है जिसके मुताबिक हमें एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए, यानी कि आरबीआई की स्थापना करनी चाहिए। अगर वो होती तो आज हमारे बैंक बंद ना होते इतने। तो उन्होंने कहा ठीक है, और सन 1934 को एक एक्ट पास किया, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, जिसके मुताबिक रिज़र्व बैंक की स्थापना की जाए। और फिर 1 अप्रैल 1935 को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने केंद्रीय बैंक के रूप में, भारत का केंद्रीय बैंक के रूप में काम करना चालू किया। शुरुआत में इसकी प्राइवेट शेयर होल्डिंग्स थी, सरकार के बहुत कम पैसे लगे थे, प्राइवेट शेयर होल्डर थे सारे, और इसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ थी शुरुआत में। और फिर इस शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था 1935 में, और बाद में इसे शिफ्ट करके 1937 में मुंबई में कर दिया गया। ठीक है। और इस दरमियान अपना देश हो जाता है आज़ाद। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बाद लोग हो जाते हैं खुश कि अब चलो हमारा देश तरक्की करेगा, हम लोग गुलाम थे अब छूट गए हैं। लेकिन बैंकें अपना काम सही तरीके से नहीं करती हैं, वो केवल अमीर लोगों को लोन देती थी, रिच लोगों को लोन देती थी। तो भाई सरकार जाती है उनके पास, कमर्शियल बैंक के पास जाती है, कहती है भाई आप गांव में जाइए, बैंकें खोलिए, किसान लोगों को लोन दीजिए। तो कमर्शियल बैंक कहती है मैं आपके अंडर में नहीं आती हूँ, मैं आरबीआई के अंडर में आती हूँ, मैं आपकी बात क्यों सुनूँ। तो भाई ठीक है, गवर्नमेंट कहती है ठीक है। गवर्नमेंट फिर जाती है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास और उनसे कहती है कि आप कमर्शियल बैंक को समझाइए, उनको गाइडलाइंस दीजिए कि वो गांव में जाके, रूरल एरियाज़ में जाके बैंकें खोलें, ब्रांचेस खोलें और किसानों को क्रॉप लोन प्रोवाइड करें, लोगों को कन्विंस करें कि वो अपना अकाउंट खुलाएं, डिपॉजिट करें। तो आरबीआई इतना गौर नहीं करती है और वो कमर्शियल बैंक्स का ही फेवर करती है, क्योंकि वो भी प्राइवेट एंटिटी होती है, आरबीआई भी, और कमर्शियल बैंक भी प्राइवेट होती हैं। तो सरकार मन ही मन एक चीज़ ठान लेती है कि अब इसे आरबीआई को निजी स्वामित्व से हटा के अपने मतलब कि सरकारी में शामिल करें, यानी कि सरकार के अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशन आए, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दी जाए। राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है कि नेशनलाइजेशन का हिंदी मीनिंग है राष्ट्रीयकरण, कि अगर मान लीजिए एक पप्पू किराना स्टोर है, परचून की दुकान, और उससे सरकार कहती है कि आप मुझे ये बेच दीजिए, तो यानी कि उस पप्पू किराना स्टोर का राष्ट्रीयकरण हो गया। ठीक है। तो सरकार एक निश्चय करती है कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा आरबीआई का, और फिर सरकार एक एक्ट पास करती है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1948, जिसके आधार पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड हो जाती है। और उनके जो शेयर होल्डर हैं उनको एक सुटेबल पेमेंट एज ए कंपनसेशन दे दिया जाता है। लेकिन सरकार फिर यहीं नहीं रुकती है, फिर सरकार एक एक्ट पास करती है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसका मतलब ये होता है कि आरबीआई के जो एक्ट ये कहता है कि आरबीआई हैज़ द पावर टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कमर्शियल बैंक्स। इस एक्ट के अंदर ये पावर कहता है कि आरबीआई के पास ये पावर है कि वो कमर्शियल बैंक को रेगुलेट कर सकेगा। और इस एक्ट के अंदर 55 सेक्शन है। ठीक है। शुरुआत में ये एक्ट केवल बैंकों के लिए था, लेकिन 1965 के बाद ये कोऑपरेटिव बैंक्स जो होती हैं उनको भी एप्लीकेबल है। ये एक्ट एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके अकॉर्डिंग कि आरबीआई रेगुलेट कर सके और सुपरवाइज कर सके कमर्शियल बैंक को भारत में। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ये एक्ट आरबीआई को ये पावर देता है कि वो कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करें, उन्हें रेगुलेट करें, उनके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करें। और आरबीआई के पास केवल नोट छापने का अधिकार है, यानी कि आरबीआई के पास केवल नोट इशू करने की मोनोपोली है। ओके। ये एक्ट ये भी बताता है कि कोई व्यक्ति नई बैंक नहीं खोल सकता और चल रही बैंक की कोई नई शाखा नहीं खोल सकता बिना आरबीआई से लाइसेंस लिए। ठीक। और ना ही कोई दो बैंक एक कॉमन डायरेक्टर रख सकती हैं। ठीक। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रामीण शाख की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तथा उनकी समस्याओं की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई और उनसे कहा कि आप इन समस्याओं को देखिए
और इन पर स्टडी करिए और इनके संबंध में जो भी सुझाव है वो आप मुझे दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने एक समिति बनाई जिसका नाम था अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति, और उस समिति ने ये अपने मतलब कि उस समय में स्टडी किया कि क्या होना चाहिए जो गांव के लिए फ़ायदेमंद हो, गांव को अच्छे से ऋण प्रदान हो किया जा सके। और इसके लिए उन्होंने कहा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए तथा उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की राष्ट्रीयकरण के कुछ मुख्य उद्देश्य थे जो उस कमेटी ने बताया कि ये समस्याएं हैं, तो इसके लिए इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। इसका राष्ट्रीयकरण करके ये समस्याएं हल हो सकती हैं, जैसा कि सार्वजनिक क्षेत्र में एक बढ़िया और मजबूत बैंक की स्थापना जो सबको इक्वली सर्विस प्रोवाइड कर सके, सबको सेवाएं दे सके, ठीक है। और कृषि क्षेत्र में सुलभ और सस्ती साख व्यवस्था करना, मतलब कि जो खेती के लिए हैं वो सही ऋण देना और सही रेट पे, मतलब कि सस्ती दर पे ऋण देना किसान लोगों को खेती करने के लिए। देश में ग्रामीण तथा अर्ध नागरिक क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना कि उनका बढ़ाया जा सके, उनका विकास किया जा सके, ठीक है, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो या अर्ध नागरिक इलाका हो। और कुटीर और लघु उद्योग में सहायता प्रदान करना, उन्हें पैसे से मदद करना कि वो अपने उद्योग को और बढ़ा सकें ताकि हमारा देश और विकास कर सके, ठीक है, और नए नए गोदाम खोल सकें। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी और साख नियंत्रण नीति में भी सहयोग कर सके, ठीक है, ये सब उद्देश्य थे। और फाइनली 1955 में इन द ईयर 1955 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है और उसके मुताबिक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाती है और वो अपना कार्य सुचारू रूप से जारी कर देती है, ठीक। एंड इन द ईयर 1959 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 8 एसोसिएट बैंक का कंट्रोल दिया जाता है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 8 एसोसिएट बैंक्स बनती हैं। इस्टेब्लिश से पहले से काम इनका जारी है, लेकिन स्टेट बैंक की एसोसिएट्स बनती हैं 1959 में, ठीक है, जिसमें से स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, ये कुछ बैंकें थी, ठीक। और जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर है वो 1963 में एक हो जाती हैं, पहले ये अलग अलग होती हैं, फिर 1963 में ये एक हो जाती हैं, ठीक। इन द ईयर 1969 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1969, यानी कि भारत सरकार एक ऑर्डिनेंस पास करती है जिसके मुताबिक देश की 14 सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, ठीक है, 19 जुलाई 1969 को। ओके, राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि बैंकों पर अब सरकार का मालिकाना हक होगा, बैंकों पर सरकार का कंट्रोल होगा, बैंक सरकार के द्वारा रेगुलेट किए जाएंगे यानी कि चलाए जाएंगे। राष्ट्रीयकरण के बाद निजी स्वामित्व ख़त्म हो जाएगा, यानी कि प्राइवेट ओनरशिप ख़त्म हो जाएगा, वो गवर्नमेंट की ओनरशिप में आएगी, गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करेगी, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी राष्ट्रीयकरण के बाद, ठीक। राष्ट्रीयकरण के कुछ उद्देश्य हैं वो हम समझ लेते हैं, जैसे पूंजीपतियों का प्रभुत्व होता है बैंकों पर, वो समाप्त हो जाएगा चूँकि ये सरकारी हो जाती हैं, ठीक है। कृषि पर और लघु उद्योग को भी सही से ऋण दिया जाएगा, उचित दर पर ऋण दिया जाएगा, ठीक। देश में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार होगा, विकास होगा और देश में संतुलन आर्थिक विकास होगा, यानी कि इम्बैलेंस नहीं होगा, कहीं गांव में बिल्कुल नहीं है बैंकिंग सुविधाएं और शहर में ज़्यादा बैंकिंग सुविधाएं, ये भी ख़त्म हो जाएगा चूँकि सरकारी होने के कारण। और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का विकास होगा, मतलब गांव में जाके अब ब्रांचेस खुलेंगी, गांव वाले भी अपना अकाउंट खुला सकते हैं, बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। साख व विनियोग नीति का नियमन और नियंत्रण अच्छे से होगा क्योंकि ये सरकार के कंट्रोल में आ जाएंगी। राष्ट्रीय हित में साख का प्रयोग होगा, यानी कि अब जो भी हमें लोन्स होगा उसका हम अच्छी जगह यूज़ करेंगे, अच्छी जगह लगाएंगे, ठीक। और फाइनली सन 1969 में ये 14 सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक नेशनलाइज्ड हो गई, ठीक है। आप उनका नाम लिख लीजिए: इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक,
इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। ये जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं 9 इंडियन बैंक, ये मतलब इनके साथ मर्ज हो गई। इलाहाबाद बैंक अब मर्ज हो गई इंडियन बैंक के साथ, ये मतलब है, ठीक है। और दूसरी जो बैंक थी वो थी सिंडिकेट बैंक, ये अब केनरा बैंक के साथ मर्ज हो गई। यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। और ये 14 बैंक देश में टोटल बैंक डिपॉजिट का 85% अपने पास डिपॉजिट रखती हैं। ये 14 बैंक के पास डिपॉजिट था 85% टोटल डिपॉजिट का, ठीक। एक बार फिर सन 1980 में राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है बैंकों का। इस बार 6 बड़ी कमर्शियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। कारण ये होता है राष्ट्रीयकरण का कि सरकार चाहती है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा क्रेडिट कंट्रोल है, जिससे हम देश के हित में काम कर सकें। और इस राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार के पास लगभग बैंकिंग बिजनेस का 91% कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। अब वो कौन सी 6 बैंकें हैं आप लिख लीजिए। पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। इन सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है सन 1980 में, ठीक है। और इस प्रकार सब बैंकें अपना काम सुचारू रूप से करने लगती हैं। सारी बैंकें अच्छे से काम करती हैं, ठीक है। और इस दरमियान सन 1991 में एलपीजी रिफॉर्म होती है, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बेसिकली ओवरऑल इसका ये मतलब है कि अब प्राइवेट चीज़ों को भी मौका देना चाहिए। प्राइवेट इंटरप्राइज हो या प्राइवेट बैंक्स हों, उनको भी मौका देना चाहिए, जिससे कंपटीशन बढ़े और हमारे सरकारी बैंक भी अब कम्पीट करें और आगे बढ़ें और अपनी को इम्प्रूव करें। और इसके लिए सन 1991 में एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम होता है एम नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट। और इस कमेटी को एक काम सौंपा जाता है कि आप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रॉब्लम्स को स्टडी करिए और उन पर अपनी रिकमेंडेशन सजेस्ट करिए, ताकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। तो रिकमेंडेशन वो स्पेशली बहुत सारी देती है, लेकिन स्पेशली एक जो यहाँ पर बताने वाली है वो है कि अलाउ द एंट्री ऑफ प्राइवेट बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स, कि प्राइवेट बैंक को भी मौका देना चाहिए कि वो भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, ताकि कंपटीशन बढ़े। तो आरबीआई इनवाइट करती है 1993 में कि आप एप्लीकेशन डालिए और फिर आपको लाइसेंस दिया जाएगा। और उस समय 10 प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है। उसमें से 6 चलती हैं और बाकी 4 बंद हो जाती हैं और मर्ज हो जाती हैं, ठीक है। लाइसेंस मिलने के बाद उन बैंकों ने अपना काम 1994-95 के आसपास चालू किया, ठीक है। और जो बैंक सक्सेस हुई और आज भी चल रही हैं वो बैंक 6 बैंक ये हैं। उनका नाम आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूटीआई, आईडीबीआई, इंडस, डीसीबी। यूटीआई का नाम 2007 में बदल के एक्सिस बैंक कर दिया गया था, ठीक है। और जो बैंक बंद हो चुकी हैं उनमें से ग्लोबल ट्रस्ट बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब है, सेंचुरियन बैंक है, टाइम्स बैंक है, ठीक है। और ये बंद होने के बाद फिर ये मर्ज हो गई थी ओबीसी बैंक के साथ, सेंचुरियन बैंक, एचडीएफसी के साथ, इनके साथ मर्ज हो गई थी, ठीक है। और 1998 में एक बार फिर इस कमेटी को बनाया जाता है और नाम दिया जाता है एम नरसिम्हन कमेटी सेकेंड। और सजेशन देने को कहा जाता है। तो इनकी रिकमेंडेशन में एक ये रिकमेंडेशन होती है कि प्राइवेट बैंक्स की एंट्री को कंटिन्यू करिए, लेकिन इस बार स्ट्रॉन्ग कंटेंडर को लाइसेंस दीजिए। तो इस बार इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक और येस बैंक को लाइसेंस दिया है, ठीक है। और फिर एसबीआई की 2 एसोसिएट बैंक्स को एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया जाता है। और एक उसमें होती है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, जिसको 2008 में मर्ज कर दिया जाता है, और एक स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, जिसको 2010 में एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया जाता है। एक बार फिर लाइसेंस देने की प्रक्रिया को दोहराया जाता है और 2010 में एक कमेटी बनाई जाती है, बिमल जानान कमेटी। और इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर आरबीआई बैंक्स को एप्लीकेशन देने के लिए इनवाइट करती है और टोटल 25 एप्लीकेशन आते हैं, जिसमें से 2 बैंक्स को लाइसेंस दिया जाता है। एक है बंधन माइक्रो फाइनेंस और दूसरा एचडीएफसी। और फिर सन 2017 में बैंकिंग के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन होता है और एसबीआई की 5 एसोसिएट बैंक्स और भारतीय महिला बैंक को एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया जाता है, जिससे एसबीआई फर्स्ट लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन जाती है इंडिया में। और सन 2019 में तो बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया जाता है बैंकिंग के क्षेत्र में, और गवर्नमेंट
अगस्त 2019 को एक अनाउंसमेंट करती है जिसमें कहती है कि 10 बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक को 4 सबसे बड़े और मजबूत पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मर्ज कर दिया जाएगा। वो 4 बड़ी बैंक हैं पीएनबी, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक। ये एंकर बैंक है। इनमें उन 6 बैंकों का मर्जर हुआ है, ठीक है। जैसे पीएनबी में ओबीसी का और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हुआ, केनरा बैंक में सिंडिकेट का मर्जर हुआ, यूबीआई में आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का मर्जर हुआ है, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का मर्जर हुआ है, ठीक है। पीएनबी सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, केनरा बैंक 4th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, यूबीआई 5th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, और बैंक ऑफ इंडिया 6th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, और इंडियन बैंक 7th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। और फर्स्ट तो जानते ही हैं एसबीआई है, एसबीआई फर्स्ट लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। इस समय 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिसमें से 6 मर्ज्ड बैंक्स हैं और 6 इंडिपेंडेंट बैंक्स हैं। मर्ज्ड बैंक्स हैं एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक। और इंडिपेंडेंट बैंक्स हैं यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक्स। ये सब इंडिपेंडेंट बैंक है। बैंकिंग एवोल्यूशन की समरी दी हुई है इंडिपेंडेंस के बाद की, आप इसे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।